बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बैड एंड डाउटफुल डेट से रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज रुपीज 1000, whereas the closing balance of receivable account is rupees 100। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास रिसीवेबल्स का क्लोजिंग बैलेंस है, जबकि अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस मौजूद है। कहते हैं व्हाट अमाउंट ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी चार्ज्ड टू स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम यूजिंग 5% अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स फॉर द करंट अकाउंटिंग पीरियड। अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर करो तो किसी किस्म का कोई बैड डेट वगैरह शामिल नहीं है। तो जब बैड डेट या बैड डेट रिकवरी नहीं है तो आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं है। आप लोगों ने अपने पास सिंपली अलाउंस का अकाउंट बनाना है। अच्छा भैया, आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ओपनिंग से क्लोजिंग ज्यादा हो तो एक्सपेंस के तौर पे जाएगा, क्लोजिंग कम ओपनिंग ज्यादा, इस तरह का कुछ नहीं याद रखना। आपने सिंपली जाकर अपने पास अलाउंस का अकाउंट बनाना है। ओपनिंग देखिए हमारे पास कितना है 1000, क्लोजिंग। अब देखिए आपको ये अपने रिसीवेबल्स भी एडजस्ट करने की अभी जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में सिंपली आपने अपनी इस 100,000 का 5% चार्ज करना था, जो कि आपके पास आ रहे हैं 5,000 के तौर पर, और जाकर आपने रिकॉर्ड कर देनी थी 5,000 आपके पास क्लोजिंग रिसीवेबल की वैल्यू। अब यहां से देखिए आपके पास बैलेंसिंग वैल्यू कौन सी साइड पर आ रही है, क्रेडिट साइड पर। कितनी अमाउंट से आ रही है, तो देखिए बैड एंड डाउटफुल डेट नहीं है तो आपने उधर नहीं मूव करवाना। तो आप यहां से इसको डायरेक्ट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लेकर चले जाओ। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का डेबिट होना एक्सपेंस के तौर पर ट्रीटमेंट होती है। तो हमारे एक्सपेंसेस में प्रोविजन या अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट 4,000 रुपीज से जाके रिकॉर्ड हो जाएगा एज एन एक्सपेंस। और अगर ये हमारे पास होता हमारी डेबिट साइड पर तो फिर रिडक्शन इन एक्सपेंसेस के तौर पर इसने रिकॉर्ड हो जाना था। ये बात क्लियर। नेक्स्ट देखें, अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अपने रिसीवेबल्स कौन सी अमाउंट पर रिकॉर्ड करेंगे, तो आप लोगों ने 100,000 में से ये 5,000 लेस कर देना था। तो आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके रिसीवेबल्स 95,000 से रिकॉर्ड हो जाते। आई होप के क्वेश्चन नंबर 1 सब बच्चों को समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो सबसे पहले फोकस किया करेंगे भाई मैंने इसको बताना क्या है, ताकि फिर जब क्वेश्चन पढ़ने लगो तो आपको पता हो कि आपने कैलकुलेशंस कौन सी बनानी है। कहते हैं एट व्हाट अमाउंट रिसीवेबल्स आर टू बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ, जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। अब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू नहीं पूछी, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो आपसे कोई एक चीज पूछे तो आपने दूसरी चीज को फाइंड करना है कि इन केस अगर ये मुझसे ये वाली चीज पूछ लेता तो मैं उसका आंसर ये करता। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में उसने हमसे पूछा था कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या चार्ज करें, लेकिन हमने साथ में ये भी देखा कि हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लेकर जाएंगे। इसी तरह वो इधर कह रहा है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या लेकर जाओगे, लेकिन हम लोग देख लेंगे कि भाई प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में अगर पूछता तो क्या अमाउंट चली जाती। इधर देखिए हमारे पास कहते हैं कि 31 दिसंबर को एंटिटी रिसीवेबल बैलेंस इज रुपीज and an allowance for bad and doubtful debt of rupees had been। तो भाई आपके रिसीवेबल्स क्लोजिंग हैं, लेकिन जो आप लोगों के पास आपके अलाउंस का अकाउंट है वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पर मौजूद है। फिर कहते हैं इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ बैड डेट्स टोटलिंग रुपीज। अब जब आपके पास ऐसी बात आ जाए ना इट वाज डिसाइडेड, तो आप लोगों ने अपने रिसीवेबल्स के क्लोजिंग बैलेंस में से 25,000 को राइट ऑफ करना है। बात क्लियर। फिर देखें कहते हैं एंड टू एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स एट 10% ऑफ द रिसीव, तो आपने 600,000 का 10% नहीं लेना। अब देखिए आपको सबसे पहले अपने रिसीवेबल्स एडजस्ट करने की जरूरत है। आपको अलाउंस का अकाउंट बताया गया ओपनिंग। देखिए मुझे इस बात से, अब अगर मैंने इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना हो तो मुझे प्रोविजन के अकाउंट से कोई गर्ज नहीं है, मुझे बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट से कोई गर्ज नहीं है।
मैंने सिंपली सबसे पहले अपने एडजस्टेड रिसीवेबल्स देखने हैं। तो मेरे एडजस्टेड रिसीवेबल्स में मेरे पास शामिल होंगे 600,000 लेस 25,000 एज बैड डेट। तो यहां पर देखिए आपके एडजस्टेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे। अब 575,000 में से लेस की जाती है क्लोजिंग प्रोविजन। एजिंग एनालिसिस नहीं है मेरे पास, डेट रिव्यू मेथड है, लेकिन डेट रिव्यू मेथड में भी किसी किस्म का कोई स्पेसिफिक कोई गुड नहीं है। तो मेरे तो इन्हीं रिसीवेबल्स के ऊपर 10% चार्ज हो जाना है सिंपली। तो मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितने परसेंट रिसीवेबल्स आगे रिकॉर्ड करूंगा आफ्टर अलाउंस? 90%। तो आप लोग सिंपली 575,000 का 90% कैलकुलेट कर लें। ये आपका आंसर 517,500 मीन्स दैट अब जैसे ही इसमें से इसका 10% माइनस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब ये बेसिकली टू स्टेप प्रोसीजर था कि पहले क्लोजिंग प्रोविजन फाइंड की 10%, फिर उसको ग्रॉस में से लेस किया। तो क्यों ना ग्रॉस का 90% ले लो, तो वो आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके एसेट्स के तौर पर रिकॉर्ड हो जाएगा। आई होप कि ये बात सब बच्चों को क्लियर हो चुकी है। लेकिन अगर यहीं पर पूछा जाता कि आपकी इनकम स्टेटमेंट में क्या एक्सपेंस के तौर पे चार्ज होगा, तो आपके पास देखिए ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस 60,000, क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस 57500। ये आपके पास। अब यहां पर देखें तो ओपनिंग प्रोविजन ज्यादा है, क्लोजिंग प्रोविजन कम है आपके पास। तो बैलेंसिंग वैल्यू कौन सी साइड पर आपके पास? अब जहां पर आपके पास आ गई 2500 आपके पास वैल्यू, कहां चार्ज करेंगे? बैड एंड डाउटफुल डेट में, क्योंकि अब बैड एंड डाउटफुल डेट मौजूद है। अगर ना होते तो फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, लेकिन अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करते हैं तो रिडक्शन इन एक्सपेंस के तौर पर जाता, अभी भी रिडक्शन इन एक्सपेंस के तौर पर जाएगा। अब देखिए ये जो 25,000 है ये तो आपका एक्सपेंस है, 25,000 आपका बैड डेट एक्सपेंस है, लेकिन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को 25,000 ही चार्ज होने वाला। ये देखिए जैसे ही आपने बैड डेट एक्सपेंस का अकाउंट बनाया अपने पास, यहां पर आपके पास मौजूद है 25,000। क्या ये बात क्लियर है? प्रोविजन के अकाउंट में से देखें यहां पर आपके पास 2500 आ जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या चार्ज किया आपने? तो अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू पूछते हैं तो हम लोग ये चार्ज करते हैं 22,500। अब आप खुद सोचें बेटा, 25,000 रुपए का एक्सपेंस क्या ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोविजन रिड्यूस नहीं हो गया? 25,000 रुपए का एक्सपेंस था, जबकि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को कितना चार्ज कर रहा हूं? 22,500 रुपए। तो आपके एक्सपेंस की अमाउंट डिक्रीज हो गई, किसकी वजह से? ड्यू टू डिक्रीज इन प्रोविजन। तो आपके प्रोविजन में डिक्रीज की वजह से आपके एक्सपेंस की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी, प्रोविजन में इंक्रीज की वजह से एक्सपेंस की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? मतलब अगर प्रोविजन में जिस किस्म का चेंज होगा आपके एक्सपेंस में वैसा ही चेंज आएगा। अगर प्रोविजन इंक्रीज तो एक्सपेंस इंक्रीज, प्रोविजन डिक्रीज तो एक्सपेंस की अमाउंट डिक्रीज। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। A business has closing receivables of rupees 75,000. It includes one of the accounts receivable, namely, who is going through finance. It is expected that he can pay only of his total debt. अब बैड डेट नहीं करना। और जो अब आप लोगों ने क्लोजिंग प्रोविजन फाइंड करनी है वो अपने रिसीवेबल्स के ऊपर सिंपली 5% नहीं चार्ज करना, स्पेसिफिक अलग से करना है, जर्नल को अलग से करना है, तब जाके क्लोजिंग प्रोविजन की वैल्यू आपके पास आएगी। आपसे क्या पूछ रहे हैं? कहते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अलाउंस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम। क्वेश्चन को गौर से पढ़ो कि उसने आपसे पूछा क्या है।
उसने आपसे ये नहीं पूछा कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आपके रिसीवेबल्स कितनी अमाउंट पे जाएंगे, नहीं पूछा उसने। उसने ये भी नहीं पूछा कि भाई आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपका एक्सपेंस कितना जाएगा, ये बात नहीं पूछी। उसने सिंपल आपसे ये पूछा है कि आप अपने रिसीवेबल्स की अमाउंट में से कितनी अमाउंट डिडक्ट करोगे। तो हमेशा क्लोजिंग प्रोविजन डिडक्ट होती है, तो उसने आपसे क्लोजिंग प्रोविजन पूछी है। तो क्लोजिंग प्रोविजन की कैलकुलेशन के लिए आप यहां पे लिखते 5000, 75% कैन पे 75%, तो प्रोविजन रेट आ जाएगा 25%, 1250। फिर आपके टोटल रिसीवेबल्स कितने हैं, इसमें किसी किस्म की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। इसमें से 5000 लेस करें 70,000 का 5%, 3500, तो आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगी 475। उसने आपसे ये पूछा 4750। क्लियर। अब अगर आपसे पूछता कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेरे एसेट्स कितनी अमाउंट पे रिकॉर्ड होंगे रिसीवेबल्स, तो हम उसे क्या कहेंगे 70,250, 70,250। 75,000 में से आप लेस कर देते 47, तो 70,000 ये आपके रिसीवेबल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। क्या ये मुश्किल बात थी? लेकिन अगर आपसे वो ये पूछ लेता कि भाई आप मुझे बताओ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्रीहेंसिव इनकम में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप अपना एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करोगे, तो आप क्या अमाउंट बताते हैं? तो अगर आप ये बता रहे हैं 4750, तो आप गलत कर रहे हैं। ये तो क्लोजिंग है, क्लोजिंग कभी भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में नहीं जाता। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस जाता रहता है। क्लियर। तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप लोग देखें तो आपको तो उसने ओपनिंग बताया ही नहीं। जब आपसे ऐसा क्वेश्चन करेगा ना तो आप लोगों को हमेशा ओपनिंग बैलेंस बताएगा, तब जाके हम उसे बता सकते हैं। अदरवाइज ओपनिंग रिसीवेबल बता देगा, जिसकी मदद से मैं ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस फाइंड कर सकूंगा। अब ना तो मुझे ओपनिंग बताया गया, ना ही मुझे ओपनिंग रिसीवेबल्स बताए गए, तो मैं ओपनिंग बैलेंस को डिटरमिन नहीं कर सकता। तो जब डिटरमिन नहीं कर सकता तो मैं उसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वैल्यू नहीं बता। फिर हमारी ये अजम्पशन जरूर हो सकती है कि भाई हमारे पास ओपनिंग कुछ नहीं और क्लोजिंग, तो यही हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि क्या उसने मुझे ओपनिंग बैलेंस बताया। अगर ओपनिंग नहीं बताया तो उससे पूछो क्या ओपनिंग रिसीवेबल बता रहे हो, क्योंकि अगर ओपनिंग रिसीवेबल भी बता दे तो मैं ओपनिंग बैलेंस फाइंड कर सकता हूं। अगर वो भी नहीं बताया तो अज्यूम कीजिएगा जैसे ओपनिंग बैलेंस नील है, तो क्लोजिंग बैलेंस जो आपने फाइंड किया और वही अमाउंट आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चार्ज कर दी जाती है। एन इशू। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज, और ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बताना क्या आपने, फाइंड आउट व्हाट नेट अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड आउट इन द स्टेटमेंट ऑफ। देखिए एक्सपेंस के बारे में हमने बात करनी है। देखिए बात सुनिएगा, हम अपने काम को ना जरा शॉर्ट करते जाएंगे। एक्सपेंस में जाती है आपके बैड डेट्स, एक्सपेंस में जाते हैं आपके बैड डेट प्लस इंक्रीज इन प्रोविजन। अगर प्रोविजन क्लोजिंग प्रोविजन नहीं बोली मैंने क्या इंक्रीज इन प्रोविजन आपके बैड डेट के साथ ऐड हो जाती है, एंड लेस डिक्रीज इन प्रोविजन। और अगर प्रोविजन में डिक्रीज है तो बैड डेट में से लेस हो जाती है। अब अगर आपको इतनी सी बात याद रह गई ना तो आपने किसी किस्म के कोई अकाउंट नहीं बनाने और आपका क्वेश्चन विद इन 30 सेकंड सॉल्व हो जाना है। क्या आप यहां पर देखो, आपसे कहता है फाइंड आउट दैट इट्स टोटल रिसीवेबल रुपीज on scrutiny of the accounts. It turned out that bad debt amounting to rupees was not recorded in the books of accounts. तो बेटा आपके जो अब रिसीवेबल्स हैं वो 10,000 के नहीं है, वो आफ्टर 1,000 बैड डेट
9,000 के बन जाएंगे। लेकिन आप ये देखिए, ये 1,000 तो आपके पास आपका एक्सपेंस चला जाएगा। नेक्स्ट देखें कि तो फॉर द मोर having considered the current economic situation, management of the company decides to increase the allowance for doubtful debt by rupees। भाई हमें कोई गर्ज नहीं, ओपनिंग क्या था, क्लोजिंग क्या होना है। उसने कहा है जो अलाउंस में इंक्रीज है वो 500 का है, और वो इंक्रीज ही आपके एक्सपेंस का पार्ट बन जाता है। ये आपका एक्सपेंस, तो डिक्रीज होता तो माइनस हो जाता, तो फिर 500 जाके रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर। 6 कहते व्हाट अमाउंट शुड बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा अब आप लोग देखिए, आप लोग हमेशा क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करते हो, जबकि मैं क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करता हूं कि पहले मुझे ये पता चले मैंने इस क्वेश्चन में बताना क्या है। ये आपने आदत अपना लेनी है कि जब आप लोग एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बैठे सबसे पहले उसकी लास्ट की लाइन देखें। रिक्वायरमेंट मोस्टली सिचुएशन में लास्ट की लाइंस में होती है कि हमने बताना क्या है। वही अब देखिए, यहां पर आपको पता है कि बैड एंड डाउटफुल डेट के क्वेश्चन हैं, वहां पर तो नहीं पता होगा ना कि क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है। तो उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ के पता चल जाता है कि भाई मैंने कौन से चैप्टर के बारे में सोचना है। अब जैसे ही बात आ जाती है चार्ट और स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ सी तरफ ऑफ बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस, आपका माइंड फौरन से चैप्टर 5 पे पहुंच जाता है कि भाई बैड एंड डाउटफुल डेट तुमने यहां पे पढ़े थे। अब उसकी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए क्या कहते हैं, कहते हैं अब हम लोगों ने उसे बताना है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या एक्सपेंस आएगा बैड एंड डाउटफुल डेट से रेलेवेंट। कहते हैं January 1st 2017 द अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल ऑफ सिद्रा दिस। अब अगर यहां पे गौर करो ना तो ओपनिंग बैलेंस दे दिया। आप चाहे मुझे प्रोविजन का ओपनिंग ना दे, सिर्फ मुझे रेट बता दे तो मैं फाइंड कर सकता हूं। नेक्स्ट देखो, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर दैट्स टोटलिंग रुपीज 15,000 वर। चले भैया 15,000 तो हर हाल में जाएगा। क्लियर। कहते इट वाज डिसाइडेड दैट द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी रुपीज एट 31 दिसंबर 2000। अब ये आपके पास आ गए आपके। अच्छा यहां पर देखो ये रिसीवेबल नहीं है, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स है। तो ओपनिंग 35,000, क्लोजिंग तो डिक्रीज इन प्रोविजन कितना, डिक्रीज इन प्रोविजन है तो बैड डेट से डिक्रीज कर दो। भाई सिंपल सा रूल है कि भाई प्रोविजन में डिक्रीज है तो बैड डेट एक्सपेंस में डिक्रीज कर दो, इंक्रीज है तो बैड डेट एक्सपेंस में इंक्रीज कर दो। क्लियर। तो आपका जो एक्सपेंस चार्ज होगा वो 10,000 आपका अब देखिए मैंने कोई भी अकाउंट नहीं बनाया। ऑलराइट। नेक्स्ट देखें, which of the following can be most relevant to calculation of allowances for। अब देखें, क्या टोटल क्रेडिट सेल्स चाहिए, नहीं। मोस्ट रेलिवेंट क्रेडिट सेल्स के ऊपर क्या हम लोग क्या करते हैं। अच्छा फिर नेक्स्ट और क्या 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 चीजें हैं, मतलब बेसिकली तो मुझे उसके लिए अपने रिसीवेबल्स चाहिए। जो मोस्ट रेलिवेंट है ना वो मेरे क्लोजिंग रिसीवेबल्स हैं। लेकिन अगर इसमें से देखें भाई क्रेडिट परचेजेस का हमारे बैड एंड डाउटफुल डेट से कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह करंट एसेट्स का भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसी तरह करंट लायबिलिटीज का, तो इन चारों में से फिर ये ठीक है। लेकिन अगर यहां पे मौजूद होता कि टोटल रिसीवेबल, तो मैं सेल्स को ना टिक करता, फिर मैं रिसीवेबल्स को टिक करता, फिर मोस्ट रेलिवेंट मेरे लिए मेरे रिसीवेबल्स थे। बात क्लियर। नेक्स्ट, तो आपने ना ऑप्शंस के मुताबिक डिसाइड करना होता है कि ऑप्शन कौन सा हमारे पास ठीक बनेगा। कहते हैं एट 1 जनवरी 2017 द बैलेंस इन द अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल शोड रुपीज, बैलेंस इन द अलाउंस फॉर रिसीवेबल तो ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस। फिर क्या कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ रुपीज, तो भाई 9,000 ये आ गए। एडजस्ट अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स टू इंक्रीज हो गया कितने से, तो बैड डेट में भी ऐड हो जाएगा। फिर कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस डिसीजन ऑन प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट बेसिकली 11,000 का जब आप एक्सपेंस चार्ज करोगे तो आपका प्रॉफिट 11,000 से डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहां पे पूछता व्हाट विल बी द इफेक्ट
of this decision on expenses for the year तो increased by 11,000. क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहते हैं व्हाट इज द अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर. अब यहां पर देखें तो ये ओपनिंग बैलेंस उसने आपको बता दिया कितना 3500 का ओपनिंग बैलेंस मौजूद है. फिर यहां देखें किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. फर्स्ट के ऊपर किसी किस्म का कोई आपने प्रोविजन चार्ज नहीं करनी. 75,000 इसका 2% आपने चार्ज करना है तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी. और 50,000 का आपने 5% चार्ज करना है 2500. आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन की वैल्यू आ जाएगी. ओपनिंग प्रोविजन कितनी है, इंक्रीज इन प्रोविजन 500 तो यही एक्सपेंस के तौर पे चार्ज हो जाएगा. क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका. ऑलराइट. अच्छा अब मुझे सही से बताओ क्या ये मुश्किल चीजें थी? क्या चैप्टर 5 बहुत सिंपल सा चैप्टर नहीं था हमारा? Which of the following receivables have highest probability of default to trade debts? तो जिस डेट की एज ज्यादा है तो आप यहां पे देखें करंट में 90, 60, 290, 30 to 60 तो ओवर 90 डे इसके डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आता है. अ बिजनेस हैज रिसीवेबल्स एन अमाउंट of rupees 1,000 from a receivable that had been previously written off as तो बैड डेट रिकवर्ड हो गए. तो बैड डेट रिकवर्ड होने की एंट्री क्या होती थी हमारे पास? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट बैड एंड बैड डेट एक्सपेंस. अब देखें भाई ये देखिए ये वाली बात तो गलत है. इन दोनों में से किसी एक ने ठीक होना है. रिसीवेबल्स क्रेडिट होता नहीं है तो ये आ गए. ओके बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस एक ही अकाउंट है. मैंने आप लोगों से कहा था कि बेसिकली वो बैड डेट एक्सपेंस होता है लेकिन जब वो डाउटफुल डेट भी उसके अंदर आ जाते हैं तो फिर उसका नाम बन जाता है बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस अकाउंट. क्लियर? शाबाश वाह क्या बात है. एसएस हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. कहते हैं व्हाट अकाउंटिंग एंट्री इज टू बी पास्ड टू रिकॉर्ड द increase or decrease of allowance to the statement of comprehensive income. अलाउंस में चेंज की एंट्री बतानी है. लेकिन बेटा अगर यहाँ पे सिर्फ इंक्रीज पूछता या सिर्फ डिक्रीज पूछता तो मैं फौरन से बता देता भाई ये एंट्री है. लेकिन अब तो मुझे खुद नहीं पता कि यार इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है तो पहले मुझे जाके कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अब यहां पर देखिए आपसे कहता है द बिजनेस मेंटेनेंस अलाउंस इज एट 2% ऑफ रिसीवेबल्स ईच ईयर. तो ओपनिंग रिसीवेबल्स तो ओपनिंग प्रोविजन का बैलेंस हमारे पास क्या होगा 45,000 का 2% तो यहां पे 900 आ गया ब्रॉड डाउन. अब हम लोगों ने फाइंड करना है क्लोजिंग. तो भाई इसके लिए पहले रिसीवेबल्स. अब रिसीवेबल्स का अकाउंट अगर देखें तो भाई डेबिट साइड पे ये चला गया 45,000. क्रेडिट सेल्स ऐड कर दें. कैश सेल्स का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स लेस कर दें. बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लेस कर दें. डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं करना क्योंकि इसका ताल्लुक पेएबल्स के लेजर से है रिसीवेबल से नहीं है. बट अगर यहां पे होता ना डिस्काउंट अलाउड तो लेस करते हैं. अब आप लोगों ने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है जरा अपनी आंखें खोल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सिर्फ डिस्काउंट आ गया तो जरूरी नहीं जाके लेस कर दो. डिस्काउंट रिसीव था इसका रिसीवेबल से कोई ताल्लुक नहीं है इग्नोर करना था इसको. तो अगर आप लोग इन दोनों को ऐड करें ये लेस करें तो आपके पास क्लोजिंग रिसीवेबल्स कितने आ जाते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 2% तो क्लोजिंग प्रोविजन 1260. तो देखें इंक्रीज इन प्रोविजन और यहां पर देखें कितने का इंक्रीज 360 के लिहाज से. अब देखें यहां पे प्रोविजन तो प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हुआ. प्रोविजन का अकाउंट क्रेडिट हुआ और ये किसके पास जाएगा बैड डेट. अगर बैड डेट है तो बैड डेट है पड़े भाई हमारे पास. अब देखिए एंट्री क्या बैड डेट अकाउंट डेबिट एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट. ये बात क्लियर हो गई. ये देखें ये ठीक है. अब जहां पे अलाउंस को डेबिट कर रहा था गलत हो गया
जहां पे रिसीवेबल्स को क्रेडिट कर रहा था, गलत हो गया। यहाँ पे भाई रिसीवेबल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोविजंस का रिसीवेबल से कोई ताल्लुक नहीं है। बैड डेट हो तो रिसीवेबल्स कम होते हैं, क्रेडिट होती हैं, लेकिन अगर अलाउंस चार्ज करो तो रिसीवेबल्स क्रेडिट नहीं होते। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी ठीक। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आई होप के आप लोगों ने चाहे 12 के 12 क्वेश्चन ही बिल्कुल ठीक सॉल्व कर लिया हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये पता चला है कि सॉल्व इस तरह करने हैं। इससे पहले आप लोगों ने ऐसे नहीं सॉल्व किए होंगे। अब आपको ये पता चल गया है कि हम लोगों ने इधर शॉर्टकट्स अपने लगाने कैसे थे। अब आप ये देखें कि एक क्वेश्चन के ऊपर हमारा कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, एक क्वेश्चन विद इन 1 मिनट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं व्हाट वाज द बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल एट। क्या कमाल का क्वेश्चन है भाई। आपने ये जरूरी नहीं कि आपको हमेशा क्लोजिंग ही पूछा जाए, कहते हैं ओपनिंग क्या होगा। अच्छा फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखें, कहते हैं एट ईयर एंड रिसीवेबल बैलेंस इज 93,000 कब, 31 मार्च 2000। और यहां पे क्या कह रहा है, तो आपने ये नहीं सोचना कि एक दिन बाद की बात कर रहा है, भाई वो एक साल पहले की बात कर रहा है। क्यों, यहाँ पे 19 है और इधर, तो ये इसका क्लोजिंग है और ये इसके लिए 1 अप्रैल 2018 उसका ओपनिंग है। कहते मेरी रिसीवेबल्स का बैलेंस 93,000 है। फिर कहते दिस इंक्लूड द डाटा ऑफ रुपीज 1800 व्हिच नीड्स टू बी। कहते हैं अभी आपने इसमें से 1800 राइट ऑफ करना है, तो 1800 इसमें से आपने लेस कर दिया, तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा 91200। Clear? Get the business maintain allowances for doubtful debts at 5% of receivable balance. And this year allowance has increased by 20% of as compared to। तो भाई आप जाएं क्लोजिंग बैलेंस तो फाइंड करें ना। क्लोजिंग बैलेंस 91,200। आयो कि ये बात समझ आ गई है। मल्टीप्लाइड बाय 5% एंड द क्लोजिंग बैलेंस इज 4560। ये क्लोजिंग बैलेंस है। हमसे पूछा गया कि भाई ओपनिंग बैलेंस क्या है, और ओपनिंग बैलेंस के लिए हमें कहा, कहता है कि जो आपने आज क्लोजिंग बैलेंस फाइंड किया है ये 20% ज्यादा है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। मीन्स दैट कि ये जो बैलेंस है ना हमारे पास 4560, ये 120% है। तो इसको 120 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाता है। 20% इंक्रीज के बाद अगर ओपनिंग मेरे पास 100 हो तो क्लोजिंग 120% बन जाएगा। तो जो आपके पास क्लोजिंग वैल्यू है उसको डिवाइड करते हैं 120 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाए। अगर यहीं पे होता कि ये जो बैलेंस है आपके पास ये 20% डिक्रीज के साथ है, तो मैं डिवाइडेड बाय 80 करता कि 100 अमाउंट में 20% के डिक्रीज के बाद वो अमाउंट 80% बच जाती है, तो ये अमाउंट फिर 80% होती। ये 5% उसने इसके लिए कहा है कि जो क्लोजिंग अमाउंट फाइंड करनी है वो रिसीवेबल्स का 5% लेना। फिर उसने कहा है कि ये जो प्रोविजन की अमाउंट है ये ओपनिंग की निस्बत 20% ज्यादा है, तो फिर हमने इसको डिवाइडेड बाय 120 कर दिया। सब बच्चों को क्लियर है ये बात? यस सर। What should be the charge in the statement of comprehensive income for the year ending 30th September 2013 for the total of bad debts and allowance for receivables 31st December 2012। तो अब ये ओपनिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2013 था। एंटिटीज अलाउंसेस फॉर रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू रुपीज, ओपनिंग अलाउंस का पता चल गया 38,000 रुपीज। फिर कहता है विच वॉज 5% ऑफ द रिसीवेबल्स एट दैट टाइम, उस टाइम पर जो भी रिसीवेबल थे उनका 5% वो 38,000 के इक्वल था। फिर कहता है 31 दिसंबर 2013 रिसीवेबल टोटल रुपीज। अब ये टोटल हमारे रिसीवेबल्स हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू राइट ऑफ रुपीज दिस, तो एक तो एक्सपेंस के तौर पर चले जाएंगे 28,500।
क्योंकि जी आप लोग राइट ऑफ करने जा रहे हैं या आपके बैड डेट्स बन जाएंगे, तो आपने अपने इन रिसीवेबल्स में से इनको माइनस कर देना है। तो आपके जो एडजस्टेड रिसीवेबल्स आएंगे वो 840,000 हो जाएंगे। क्या ये बात क्लियर है सब बच्चों को? कहते हैं as they recover and based on past experience to keep the allowance for receivables at previous year में भी 5% था, अभी के लिए भी आपने 5% ही रखना है। तो जैसे ही इसका 5% चार्ज किया 42,000। अब देखिए ओपनिंग प्रोविजन कितनी थी, क्लोजिंग इंक्रीज इन प्रोविजन 4,000। तो आपके पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे 32,500। बात क्लियर? बस इतनी सी वर्किंग है जो आप लोगों ने करनी है। अब नेक्स्ट देखें, कहते हैं व्हाट इज द टोटल चार्ज फॉर बैड डेट्स एंड अलाउंसेस फॉर द रिसीवेबल स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर 31 अक्टूबर 2011। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स 2011 ये 9,000 आपके पास ओपनिंग आ गया। उसके बाद अच्छा ये देखें, टोटल चार्ज फॉर डेट्स कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2011। अब यहां पर भी कह रहे हैं अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स इन द अकाउंट्स एट 31 दिसंबर 2011 वाज 9,000। ड्यूरिंग द ईयर 2012 बैड डेट्स रुपीस 5,000 वर रिटन ऑफ। Receivables balance 31 December 2012 is this. Based on past experience, entity wishes to set the allowances at 5% of receivable। तो इसको ना 2012 कर दो, इस 11 को 2012 कर दें। अब प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस है 9,000। अच्छा इसी के साथ उसने आपको बता दिया कि बैड डेट आपके 5,000 हैं, लेकिन अभी तक रिसीवेबल्स नहीं बताए थे और ना ही ये सेंटेंस यूज किया गया कि इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000। ऐसी कोई बात नहीं। तो मतलब वो जो इसने ये वाले रिसीवेबल्स बताए इनमें 5,000 ऑलरेडी एडजस्टेड है, आपने लेस नहीं करना। ये इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था। देखिए अगर रिसीवेबल्स के बाद बैड डेट्स की कोई बात करता है तो आप एडजस्ट किया करो, लेकिन अगर उससे पहले आपको बता दिए तो मतलब वो एडजस्ट कर चुका है, आपने एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करना है, लेकिन अपने क्लोजिंग रिसीवेबल्स को एडजस्ट नहीं करना। और अब इस 120,000 का 5% अगर चार्ज करें तो 6,000 पहले कितना था, बाद में डिक्रीज इन प्रोविजन 3,000, आपका एक्सपेंस 3,000 से डिक्रीज हो जाएगा और एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे 2,000। ऑल राइट, क्या सब बच्चों को बात समझ आ गई? अब देखें क्वेश्चन नंबर 16। Hamza has following information available for his business for the year ended. ओपनिंग अलाउंस का बैलेंस, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000, बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिकवर्ड, क्लोजिंग रिसीवेबल्स और इनके ऊपर अलाउंस। तो अलाउंस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 45। अच्छा अब आप लोग देखें ना, तो 5,000 ओपनिंग था, क्लोजिंग 4,500, तो 500 रिडक्शन इन एक्सपेंस। तो 500 रिडक्शन इन एक्सपेंस, ये आपका एक्सपेंस है 3,000, इसमें से 500 लेस हो जाएगा अगेंस्ट डिक्रीज इन प्रोविजन और 1,500 लेस हो जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। तो आपके पास व्हाट इज द नेट चार्ज फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो वो हम लोग 1,000। क्लियर? नेक्स्ट, at 30th June 2016 an entity's allowance for receivables amounting to rupees, अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स है हमारे पास 25,000 का, विच इज 2% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। 2017 रिसीवेबल्स हमारे पास हैं 310। और अब देखो कहता है इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ 30। तो ये 30,000 आपका एक्सपेंस बनेगा, लेकिन इसमें से लेस हो जाना है, 310 में से 30,000 लेस हो जाना है, तो आपके रिसीवेबल्स कितने आ जाएंगे। अच्छा अब देखें उसने आपसे क्या पूछा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एट व्हाट अमाउंट रिसीवेबल शुड बी शोन।
तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिसीवेबल हमेशा नेट अमाउंट के ऊपर शो होती हैं। तो आपने सबसे पहले 310 को एडजस्ट करना था बैड डेट के अगेंस्ट। आपके रिसीवेबल आ गए 280। 280 में 2% आप लोगों ने प्रोविजन चार्ज करनी है। तो बेसिकली आप लोगों ने 280,000 का 98%, 274,400। ये बात क्लियर? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एक्सपेंस कितना चार्ज करेंगे, तो आप लोग यहां पे देखें, 280,000 का हम लोग 2% कैलकुलेट करते हैं, 5,600। ओपनिंग कितना था? 25,000। और यहां पर हमारे पास कितना आ रहा है? 5,600। डिक्रीज आ रहा है, तो हम लोग डिक्रीज देखें कितनी अमाउंट का है हमारे पास? 19,400। 19,400 का डिक्रीज, और वो 30,000 में से 19,400 लेस हो जाना था। डिक्रीज इन प्रोविजन आपकी बैड डेट एक्सपेंस में से लेस हो जाना था। तो देखिए आपके पास कितनी अमाउंट आ रही है, ये एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट करते हैं। ये बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, अभी के लिए आपका आंसर था 274,400। ये तो सबको समझ आ गया ना? बाकी हम लोगों ने ये एडिशनल फाइंड किया है। एट जुलाई 1st 2017, my allowance for receivable is, and 2018 trade receivables amounting to rupees this, it was decided to write down 95,000. Trade adjust allowance for receivables 75,000. At what amount of receivables net of to be appeared in statement of 650,000 लेस करेंगे 95,000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 555,000। इसमें से अब क्लोजिंग प्रोविजन उसने खुद फाइंड करके दे दी, तो हमारी क्लोजिंग प्रोविजन 75,000 इसमें से लेस कर दें, तो आपके पास नेट रिसीवेबल्स आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब ये रूल बन चुका है कि अगर बैड डेट कुछ इस तरह से हमें देगा, तो हमारे क्लोजिंग रिसीवेबल्स इसके अगेंस्ट एडजस्ट होंगे। लेकिन अगर वो बैड डेट की अमाउंट हमें पहले प्रोवाइड कर देता है और रिसीवेबल बाद में बताता है, तो हमारे रिसीवेबल्स ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं। क्लियर? आपने आपने अपने तमाम क्वेश्चन इसी रूल के मुताबिक सॉल्व करने हैं। 19, एट जनवरी 1st 2018 the balance in allowance for receivable showed 38,000. At the end of the year it is decided to write off rupees adjust allowance for receivable charge for bad and doubtful debt। जी बताइए कितनी अमाउंट यहां पे मुझे लिखनी चाहिए? 13,000। शाबाश, क्या बात है, सबको समझ आ गई होगी। डिक्रीज इन अलाउंस है 3,000 का, जो कि आपके बैड डेट में से लेस हो जाएगा। तो 16 में से 3,000 लेस करें तो बाकी 13,000 जाके आप लोग चार्ज कर देंगे। कहते हैं what amount is shown in Roche's statement of financial position in respect of receivables। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो मतलब क्लोजिंग रिसीवेबल्स में से लेस कर देंगे क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस। यहां पे कहता है आफ्टर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, बैड डेट को ऑलरेडी उसने रिकॉर्ड कर दिया। Rashid outstanding receivable is rupees this, he identified two specific amounts which wishes to make 100% के साथ 450 and 1,200। कहता है Rashid also wishes to maintain a journal allowance of rupees 500 of outstanding receivable। तो क्लोजिंग अगर प्रोविजन की बात करें तो 450, 1,200, 100% प्रोविजन थी। इस अपने टोटल्स में से 238,750 में से ये दोनों अमाउंट लेस कर देनी थी। ये आपके पास जर्नल प्रोविजन, इसका आप लोगों ने लेना है 5%, 11,855। अब आपने इनको ऐड कर देना था, तो आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस आ रहा है 13,505। आपने अपने रिसीवेबल्स में से 238,750 में से ये अमाउंट लेस कर देनी थी।
225, 245। आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है सब बच्चों को। डन। आंसर जरूर मैच करते रहिएगा, कहीं पर कोई इश्यू आए तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट इफ बिजनेस डिक्रीजेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बेटा अगर अगर प्रोविजन का बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा तो नेट प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट जाएगा? तो प्रोविजन के डिक्रीज करने से एक्सपेंस डिक्रीज और प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा। तो क्या कहता है? अच्छा ये बात गलत है ग्रॉस एंड नेट, क्योंकि प्रोविजन का जो बैलेंस हम लोग लिखते रहते हैं एक्सपेंसेस में जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, रिसीवेबल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहां पर हम लोगों ने सिर्फ नेट प्रॉफिट में इंक्रीज की बात करनी है। क्लियर? अच्छा यहाँ पे वैसे ही मैं एक एमसीक्यू बना देता हूं कि अगर हम लोग ये कहें कि हम अपने रिसीवेबल्स को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हमने अपने रिसीवेबल्स को डिस्काउंट अलाउ किया, तो इसका हमें प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट बताओ जी। डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट भी और नेट प्रॉफिट भी दोनों ने डिक्रीज। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट अलाउड का ताल्लुक आपके रेवेन्यू से है। रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो नेट प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर? नेक्स्ट, इन चीजों को आप लोगों ने जरूर अकाउंट फॉर करना है। नेक्स्ट कहता है व्हाट इज द नेचर ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स? इज देयर अ डिफरेंस इन बैड एंड डाउटफुल डेट? यस। तो नो वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया। अच्छा कहते हैं सुने, ये बात भी गलत हो गई। अब देखते हैं यस। तो यस में देखिए भाई, जो बैड है ना वो सर्टेन है, आपको 100% कंफर्म है कि बैड है, नहीं रिकवर होने वाले। जबकि डाउटफुल के बारे में अभी भी हमें शक है। ऑलराइट, अब देखो कहते हैं यस, bad debt refers to an account receivable that has been clearly identified, has not been collectible। कितनी प्यारी बात अभी तक यहाँ पे की है इसने। पे कहता है whereas doubtful debt is an account receivable that might become a bad debt at some point in future। अभी तक की उसके बाद बहुत प्यारी लगी। टिक नहीं करना, हमने सी को पढ़ लेना है भाई, तुम गलत क्यों हो रहे हो? तो उसने कहा, कहता है डाउटफुल डेट रेफर्स टू एन अकाउंट रिसीवेबल दैट हैज बी क्लियरली आइडेंटिफाइड एज नॉट बीइंग कलेक्टेबल। हमने कहा शॉर्ट अप, तुम सही गलत हो और बी को ठीक है। ओके, व्हाट इज द डबल एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग राइट ऑफ एनी डेट? तो क्या होती है? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट एंड रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही है। तो यहां पे देखो कहते हैं अलाउंस का अकाउंट, जहां पर अकाउंट रिसीवेबल, ये दोनों बातें सही लग रही थी। जहां पे आए कहते हैं अलाउंस के अकाउंट को डेबिट करो, नहीं बिल्कुल नहीं। ये बात बहुत प्यारी है इसकी। बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट एंड रिसीवेबल्स अकाउंट क्रेडिट। On June 1st, 2000, on June 1st, rupees 800,000 of goods are sold with credit terms 1, 10 and 30. What does it mean? आपके पास टोटल क्रेडिट पीरियड 30 डेज का है। अब जो पेड विद इंटेंट है, डिस्काउंट अलाउड ऑफ रुपीज 1, how much should be seller expected to receive if the buyer pays on? कितने प्यारी सी बात की है। 1 जनवरी, 8 जून को पेमेंट मिल गई तो 1% डिस्काउंट देना है, तो 800 रिसीव नहीं होने वाला, इसके ऊपर 1% डिस्काउंट आपके पास बनेगा 8000। आपको 8000 का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो आप कितनी अमाउंट रिसीव करोगे? क्या बात है, क्या बात है आपकी। कहता हूं 1 जून 800,000 गुड्स ऑन दिस टर्म, 3 जून को कस्टमर ने आपको 100,000 की गुड्स वापस कर दी, तो अब आपने उससे 700,000 रिसीव करना है, लेकिन 8 जून को उसने आपको पेमेंट भी कर दी, तो अब आपने जो 1% डिस्काउंट देना है वो 800,000 पर नहीं देना, तो वो 7,000, तो अमाउंट 693,000।
ऑलराइट 692 नहीं करना, हमेशा जो कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट होता है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर होता है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस उस टाइम पर 700,000 था, तो 700,000 का 1%, 7,000 आपने डिस्काउंट दिया, तो जो अमाउंट आप रिसीव करोगे वो 693,000 है। क्लियर है सब बच्चों को? Which account should be credited for rupees 180,000? One written off the account. तो बेटा आप ये एक बात जरूर देखें कि उसने आपसे डेबिटेड पूछा या क्रेडिटेड पूछा। तो बैड डेट्स राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिटेड कौन होता रहता है और डेबिट कौन होता रहता है? तो सी ऑप्शन आ जाता अगर डेबिटेड पूछता तो। Sorting an entity's account receivable into classification as a current, अब एजेस आ गई for 30 days 31 तो ये क्या कहलाता रहता है? बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया उसने। 29 the opening balance of allowance for doubtful debts account is rupees 1,000 whereas the closing balance receivable account is 100,000. What amount of allowance for doubtful debt should be charged to statement of property using 5%? तो ये क्वेश्चन अभी हम लोग कुछ देर पहले करके गए थे, तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो 100,000 का 5% 5,000, इंक्रीज इन प्रोविजन 4,000, वही हमारे पास एक्सपेंस के तौर पे जाके रिकॉर्ड होगा 4,000। द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट हैज ईयर एंड क्रेडिट बैलेंस, तो अलाउंस का जो बैलेंस होता है ईयर एंड पर क्रेडिट ही होता है। हाँ ये अलग बात है लिखा डेबिट साइड पे जाता है। बैलेंस कैरीड डाउन अगर क्रेडिट नेचर है तो डेबिट साइड पर लिखा जाता है। तो उसने यही कहा है कि अलाउंस का अकाउंट क्रेडिट नेचर है, क्रेडिट बैलेंस है, और वो prior to adjustment of rupees 500 the bad debts are estimated at 7% of rupees of outstanding account receivables after the appropriate adjustment or entry to recognize the bad debt expense. The allowance for doubtful account should have a credit balance. इसका credit balance हमारे पास क्या होगा? 60,000 का 7% देखें क्या अमाउंट आएगी हमारे पास, तो ये 4,200। भाई क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आना, आपके रिसीवेबल एडजस्टेड है, 60,000 का सिंपली 7% जाके चार्ज कर लेना था। यहां पर एस्टिमेटेड था तो बेड डेट नहीं है, एस्टिमेट्स है तो डाउटफुल डेट। ऑलराइट, तो डाउटफुल डेट का उसने क्लोजिंग पूछा है आपसे, तो रिसीवेबल्स का 7% आप लोगों ने जाके चार्ज कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 31। GT accounts receivable total rupees 80,000 at year end. These includes rupees 900 of long overdue debt that might still be recovered, but for which GT has created an, तो 900 को बैड डेट रिकॉर्ड नहीं कर, इसके ऊपर फुल आप लोगों ने प्रोविजन चार्ज कर देनी है। For doubtful debt, GT has also provided an allowance of rupees 1,580, which is 2% of the other account receivables balance. What best describe GT's doubtful debt allowance as at its year end? हाँ जी, स्पेसिफिक अलाउंस है हमारे पास 900 का और जर्नल अलाउंस है हमारे पास 1,582 का, तो टोटल अलाउंस है हमारे पास 2,482 का। ओके, टोटल जो क्लोजिंग अलाउंस की वैल्यू आएगी वो 2,482, उसमें से जो स्पेसिफिक है वो 900 है और जो जर्नल है वो 1,582 है। कहते हैं स्पेसिफिक अलाउंस 900 है, जर्नल अलाउंस 1,582, बात तो सही है। बाकी उसे पूछते तुम गलत क्यों हो, कहते हैं स्पेसिफिक अलाउंस इतने का है, करो गलत इसको। स्पेसिफिक अलाउंस ही कहते हैं, नहीं जर्नल अलाउंस नहीं, ये स्पेसिफिक और जर्नल दोनों का कॉम्बिनेशन था। तो आप लोगों ने पॉइंट ए को क्लिक कर। अब देखो कोई मुश्किल क्वेश्चन था, अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें बच्चे 2 नंबर नहीं हासिल कर सकते। नहीं वो तो आप अपनी तारीफ खुद कर रही है ना। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ Jamal Enterprises receivables expense allowance was rupees
अब ये Jamal wrote off rupees 4,000 of bad debt during the closing balance of doubtful debts allowance rupees is this. What is the total charge of Jamal state? वो क्या बात है, 200 यहाँ से 400 इधर से, total 4,200. Question solved. Next. The turnover in an entity was rupees 2 million and its account receivables were 5% of turnover. अब देखिए भाई, ये है आपके पास रेवेन्यू की वैल्यू, क्या आपका टोटल रेवेन्यू 2 मिलियन है. अब अगर वो आपको नहीं बता रहा तो इसका मतलब सारे का सारा क्रेडिट पर होगा. हाँ, लेकिन उसने साथ में क्या दिया कि जो आपके क्लोजिंग रिसीवेबल्स है ना, आपके टोटल टर्नओवर का 5% है. तो आपने अपने रिसीवेबल यहां से फाइंड करने थे, क्या आपने 2 मिलियन का 5% कैलकुलेट करना था, वो आ गई 100,000. 1 लाख रुपए के आपके रिसीवेबल्स बनेंगे. 2 मिलियन का 5% आपके रिसीवेबल्स की अमाउंट आ जाएगी 100,000. The entity wishes to have an allowance for doubtful debts at, तो 100,000 का 4%, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कहते हैं ऑफ रिसीवेबल्स विच वुड मेक द अलाउंसेस 1/3 हायर देन द करंट अलाउंस. हाउ विल द प्रॉफिट फॉर द पीरियड अफेक्टेड बाय द चेंज इन अलाउंस. अब ये देखें, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कुछ देर पहले भी किया था, जिसमें उसने कहा था 20% इंक्रीज. तो हमने कहा ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये बेसिकली हमारे पास 120% है. अब परसेंटेज में नहीं कहा, उसने कहा आपके पास जितना भी ओपनिंग था ना, उस ओपनिंग का 1/3 अगर आप लो तो उतना इंक्रीज है हमारे पास इधर. इसका मतलब ये, इसको कुछ यूं समझिएगा कि देखिए भाई, आपके पास क्लोजिंग है 4,000, ओपनिंग को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x, ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है x जो हम लोगों ने फाइंड करना है. अच्छा फिर देखें, x में कहते हैं अगर इंक्रीज कर दें 1/3 ऑफ x, तो बन जाता है आप लोगों के पास क्लोजिंग. ओपनिंग में 1/3 ऑफ द ओपनिंग ऐड कर दो तो क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा. तो अब हमने यहां से देखना है कि भाई ओपनिंग बैलेंस कितना है, x प्लस 1/3 ऑफ x इज इक्वल टू 4,000. तो यहां से आपको पता चल जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस. तो आप लोगों के पास अलाउंस का ओपनिंग कितना है, तो इंक्रीज इन अलाउंस कितना आ गया, जो कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा. ऑलराइट, तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज हो जाएगा. प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाय, अब बच्चे यहां पर ये मिस्टेक करते हैं कि वो 4,000 का 1/3 ले लेते हैं, 1333, और जाकर इसको टिक कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है. तो उसने कहा था कि ओपनिंग का 1/3 अगर इंक्रीज करो तो क्लोजिंग बनता है. उसने ये नहीं कहा कि क्लोजिंग का 1/3 इसमें से डिक्रीज करो तो ओपनिंग बनता है, ये बात नहीं की गई थी. तो 4,000 का 1/3 नहीं लेना था, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग का 1/3 इज इक्वल टू क्लोजिंग. यहां से आप लोगों ने फाइंड किया अपने पास ओपनिंग बैलेंस. अब ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस 1,000, इंक्रीज इन प्रोविजन, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड डिक्रीज प्रॉफिट. तो ऑप्शन ए आपके पास ठीक हो जाता है. क्लियर? इसी तरह देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. कहते हैं द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स in the ledger of Boom Boom Traders at 31st October 2022 was rupees, अब ये अलाउंस का बैलेंस है, during the year 2022 irrecoverable debts 5,000 were write off, ये bad debts हैं 5,000 के. फिर अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, अब 120 को 5,000 के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करना, ड्यूरिंग द ईयर हो चुके हैं. Policy is to have a journal allowance of rupees 5%. Charge for bad and doubtful debt. Statement of profit or loss account. Simple सा question. 120 का 5%, 6,000. Opening provision 9,000. Decrease in provision 3,000. Bad debt expense 5,000. 5,000 minus 3,000.
पहले किया है ये क्वेश्चन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 कहते हैं व्हाट इज द नेट चार्ज फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस 2019 during the year ending 31st December 2019 personal traders turned over total rupees its account receivable amounting to rupees 4% of the turnover। अभी कुछ देर पहले करके आए, तो अब इसको हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। 3 मिलियन का 4% 120,000 आपके रिसीवेबल्स की अमाउंट है। कहते हैं एफटी विशेस टू मेंटेन द डाउटफुल डेट्स अलाउंस ऑफ 3%, तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 3% किया 3600 and discovered that the allowance as a result of 25% higher than it was year before। तो ये जो 3000 है ये बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय जी, तो यहां पर देखिए आपके पास अमाउंट क्या आ जाती है 28,100 ऐसे ही है 28 ओके, तो यही लिखा है। अब ये ओपनिंग है और 3600 क्लोजिंग। फिर क्या कहता है यहां पर हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिक इररिकवरेबल डेट्स ऑफ रुपीज 3200 वर रिटर्न ऑफ एंड इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 3 years प्रीवियसली ऑफ रुपीज 150 वर। अच्छा अब देखें यहां पर सबसे पहले आप लोगों ने देखना था 3% सॉरी 3 मिलियन का 4%, वो आपके पास आपके रिसीवेबल्स का बैलेंस आ गया और उसके ऊपर आप लोगों ने जो चार्ज करना है वो 3% 3600 आपके पास बन जाएगा अकाउंट एंड डिस्कवर दैट द अलाउंस एज अ रिजल्ट ऑफ 25% हायर देन इट वाज अ ईयर बिफोर। अब ये जो क्लोजिंग प्रोविजन हमारे पास होनी है ये 25% हायर होनी है। फिर कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर स्पेसिफिक इररिकवरेबल डेट्स ऑफ रुपीज 3200 वर रिटर्न ऑफ, मतलब बैड डेट 3200 के रिकॉर्ड करनी है और ये स्टार्ट में 3200 हम लोगों ने चार्ज किया था। फिर कहते हैं एंड इररिकवरेबल डेट्स रिटर्न ऑफ 3 years ago 150 वर, तो 3200 माइनस एंड 3600 228 ये ऐड हो जाएगा 720। तो देखिए आपके पास बैलेंस कितना आ रहा है, ये एक्सपेंस के तौर पे चार्ज कर देंगे। Which of the following statements concerning an allowance for receivables is incorrect। अब आपने ये देखना है कि आपके पास इन चारों स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, किससे रेलिवेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड अलाउंस फॉर रिसीवेबल, इससे रेलिवेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। जैसे कहते हैं ऑल बिजनेसेस मे क्रिएट एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इन केस क्रेडिट सेल्स कस्टमर डू नॉट पे देयर डेट्स, हो सकता है। कहते हैं द रिसीवेबल्स अकाउंट balance is written off when a specific allowance for doubtful debts for the customer is created। ये बात गलत हो गई है, रिटर्न ऑफ नहीं किया जाता, तो ये इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकियों को देख लो। सेटिंग अप एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट्स इंश्योर दैट रिसीवेबल्स आर नॉट ओवरस्टेटेड, ये बात सही है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, इसी के लिए ही बैड एंड डाउटफुल डेट्स का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए थे। द अलाउंस इज यूजुअली एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज as the value of sales revenue recognized increases as a firm expand, ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही बिजनेस आगे एक्सपेंड करता जाता है तो उसके रेवेन्यू की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसकी क्रेडिट सेल्स इंक्रीज होती है जिसकी वजह से उसके रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे और उनके ऊपर प्रोविजन का बैलेंस भी हमारे पास इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी है, बीटा। आई होप के 36 क्वेश्चन आप सब बच्चों को क्लियर हो चुका। 37 एंड irrecoverable debt written off 2 years ago is unexpectedly recovered, तो bad debt recovery income and entered in the cash book। अब ये बात भी सही है, कैश बुक में ही जाना चाहिए था उसको। कहते कैश बुक में हम लोगों ने उसको एंटर कर दिया।
व्हाट एडजस्टमेंट इफ एनी विल बी नेसेसरी, तो फिर हम क्रेडिट किसको जाके करें, तो रिसीवेबल्स में नहीं जाता रहता। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि कैश या बैंक अकाउंट डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट होगा। इवन के ना तो सस्पेंस अकाउंट होता है और कहते हैं नो एडजस्टमेंट विल बी नेसेसरी, तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है, तो ये बात भी इसकी गलत है। तो यहां पर आ जाएगा कि क्रेडिट करेंगे बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट को। एन इंक्रीज इन द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स रिजल्ट्स इन, अगर डाउटफुल डेट्स में इंक्रीज आ जाए तो फिर हमारे पास हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। यहां क्या कहता है, कहते हैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अच्छा भाई, हमारे डाउटफुल डेट का हमारी करंट लायबिलिटीज वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होता। कहते हैं इंक्रीज इन अ नेट प्रॉफिट। अच्छा, यहां पर अगर देखें इन एक्सपेंसेस के इंक्रीज होने से नेट प्रॉफिट ने डिक्रीज हो जाना है, तो ये बात गलत है। कहते हैं करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ये बात गलत है। जहां पर होता ना अ डिक्रीज इन करंट एसेट, ये बात सही थी, क्योंकि रिसीवेबल्स में अगर प्रोविजन ज्यादा चार्ज होगी तो हमारे एसेट्स उतने ही कम हो जाने हैं। कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होगा, उतनी ज्यादा अमाउंट हमारे रिसीवेबल्स में से डिडक्ट हो जानी थी। कहते हैं डिक्रीज इन करंट, ये बात बिल्कुल सही है इसकी। तो यहां पर हम लोगों ने जाकर इस, अब देखिए आप लोगों ने सिर्फ एक इंपैक्ट को नहीं देखना, तो आपने हर एक चीज को देखना है कि अगर हमारे पास हमारी प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज कर जाता है तो हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज करेंगे, हमारा नेट प्रॉफिट डिक्रीज करेगा और हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि प्रोविजन हमारे करंट एसेट्स में से रिसीवेबल्स में से लेस होती है, तो जितनी ज्यादा अमाउंट लेस करेंगे उतने करंट एसेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। एनी इशू? नेक्स्ट 39, at 30th September 2014, TSL traders had an allowance for doubtful debts of rupees 37,000 during the year ended 30th September 2015। तो ये आपके पास अलाउंस का ओपनिंग बैलेंस गिवन था। कहते हैं द PSL traders wrote off debts totaling rupees, अब जी आपके पास आ गए आपके बैड डेट्स, and at the end of the year it is decided that the allowance for doubtful debt should be rupees 20,000। ये आपके पास कैरी डाउन बैलेंस है। कहते हैं what should be included in statement of profit or loss for bad and doubtful debt, तो आपके पास एक तो जाएगा 18,000, साथ में जैसे आपने देखा कि प्रोविजन के अकाउंट में डिक्रीज है 17,000 का, तो ये 17,000 आपके एक्सपेंस को डिक्रीज कर देगा, तो आपके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या अमाउंट चली जाएगी, 1,000 रुपीज। अच्छा, अब कहते हैं व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, तो अब 1,000 भी हमारे पास दो हैं, डेबिट में और क्रेडिट में। अब अगर आप लोग यहां पर देखें तो ये बैड डेट आपके पास आया 18,000 का, ये 17,000 आपके पास प्रोविजन का यहां पर आएगा, जबकि 1,000 यहां पर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे। अब उसने पूछा है इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो एक्सपेंस के तौर पर जाना है, और एक्सपेंस की नेचर क्या होती है, डेबिट, तो डेबिट को जाके टिक करें। अगर ये रिडक्शन इन एक्सपेंसेस के तौर पर जाता तो हम लोग क्रेडिट को जाके टिक करते। क्लियर? तो ये डेबिट को हमने इसीलिए टिक किया कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उसने एज एन एक्सपेंस जाके ट्रीट होना है। क्वेश्चन नंबर 40, at 31st March Salma was on rupees this by her customer, at the same date her doubtful debts allowance was rupees, how should these balance be reported and Salma's statement of financial position? तो देखिए ये टोटल अमाउंट थी 47,744, इसमें से 3,500 आप लोगों ने लेस कर देना है, तो हमारे रिसीवेबल्स कौन सी अमाउंट पे जाके रिकॉर्ड हो जाएंगे, क्या 44244 एज करंट एसेट्स। तो यहाँ पे उसने यही कहा एज करंट एसेट्स, ये बात ठीक थी, लेकिन बाकियों को चेक कर लिया करो कि वो गलत क्यों है।
अब यहाँ पे कहता है 3400 एज करंट एसिड एंड दिस एज करंट लायबिलिटी, गलत बात है। ये करंट एसिड्स और ये करंट लायबिलिटी नहीं होता, हमेशा नेट ऑफ करके लिखा जाता है। और उसने अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके कहता है करंट एसिड्स, तो ये भी गलत। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग एन अलाउंस फॉर, तो क्या पर्पस हो सकता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स को मेंटेन करने का। अब इसके ऑप्शन देखिए, कहते हैं एन एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर इरिकवरेबल डेट्स, ये बात सही है। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट यही होते हैं कि फ्यूचर एस्टीमेट्स हमारे पास होते हैं फॉर इरिकवरेबल डेट, लेकिन ये पर्पस नहीं है, ये इसकी डेफिनेशन है। इरिकवरेबल डेट्स की डेफिनेशन है डाउटफुल डेट्स की, लेकिन ऐसा ये पर्पस नहीं है उसका। कहते हैं रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस ऑफ इरिकवरेबल डेट्स, फिर कहते हैं मैचेस द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर इरिकवरेबल डेट्स अगेंस्ट द रेवेन्यू अर्न्ड इन गिविंग राइज टू द पोटेंशियल इरिकवरेबल डेट्स, ये बात इसकी सही है। मैचिंग कॉन्सेप्ट्स अकाउंटिंग में अप्लाई कर रहे हैं कि जिस साल में हम लोग उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, उस साल का एक्सपेंसेस उसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने इस साल में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया और आपको पता है कि आपको ये बाद में रिकवर नहीं होने, तो उसका एक्सपेंस बाद वाले ईयर्स को ना जाके दो, करंट ईयर में ही जाके रिकॉर्ड करो। लास्ट वन, रिकॉर्ड इरिकवरेबल डेट्स विदाउट टेकिंग देम आउट ऑफ द बुक्स ऑफ एन एंटिटी, thus showing the gross and expected amount owned by the trade receivables as a current assets। तो इसमें से सबसे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल पर्पस कौन सा हो रहा है, जो मोस्ट सूटेबल आंसर हो? डी, record the irrecoverable debts without taking them out of the books of an entity, मतलब हम लोगों ने इसको रिसीवेबल्स में से लेस नहीं करना होता, इसको अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, thus showing the gross and expected amount owned by the trade receivables as a, और जब हम लोग अपनी बैलेंस शीट में जाके रिकॉर्ड करते हैं तो ग्रॉस अमाउंट भी हम लोग बताते हैं कि ग्रॉस रिसीवेबल्स आर, और उसमें से हम लोग कहते हैं लेस क्लोजिंग प्रोविजन, तो हमारे पास आंसर नेट अमाउंट आ जाती है। तो यहां पर देखिए हम लोग अपने करंट एसेट्स के तौर पर नेट अमाउंट भी बताते हैं, साथ में ग्रॉस अमाउंट भी उसे बता रहे होते हैं, और अपनी इस प्रोविजन को हम लोग अलग से रिकॉर्ड भी कर रहे होते हैं। यहां पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट 41, the existence of an allowance for bad and doubtful debt, existence of an allowance for bad and doubtful debts increases the total current liability, नहीं, liability से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कहते हैं reduce the cost of sales, cost of sales को नहीं, इंक्रीज cost of sales में जाता ही नहीं है, इनका ताल्लुक हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से हो सकता है। कहते हैं reduces the total of current assets, ये बात इसकी सही है। टोटल करंट एसेट्स को जाके प्रोविजन के बैलेंस ने डिक्रीज कर देना होता है। अ ट्रांसफर टू क्लोज द बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट इज टू, कहते हैं हम लोग अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस आता है हमारे पास, जो बैलेंसिंग अमाउंट आती है, हम उसको कहां पर ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम लोग कहां पर ट्रांसफर क्या करते हैं? बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। अच्छा, ये प्रोविजन का नहीं बात कर रहा, ये बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट की बैलेंसिंग अमाउंट, तो वो हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाती है। अगर यहाँ पे कहता ट्रांसफर टू क्लोज द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, तो उसके लिए बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट आंसर आना था। जब बैड एंड डाउटफुल डेट पूछा है तो इसका ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाकर होता है। क्लियर? इस बात का जरूर ख्याल रखना है आप लोगों ने। एग्जाम्पल 44, 31st December, an entity receivable rupees 400, allowance for receivable is 50,000 had been brought forward. It was decided to write off rupees 38,000 and adjust the allowances at 10% of the receivable. What charge for bad and doubtful debt should appear in the statements of profit or loss for the year this? तो अगर यहाँ पर देखें तो आपके पास आपका ओपनिंग बैलेंस है 50,000 का, क्लोजिंग बैलेंस 400,000 लेस 38,000। अब यहां पर पूछा क्या आपसे? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक तो 38,000 जाएगा, साथ में
400 में से 38,000 माइनस करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 362,000। 362,000 का 10% ले तो क्लोजिंग प्रोविजन आ जाएगी 36,200। अब देखिए ओपनिंग 50,000, क्लोजिंग 36,200, तो डिक्रीज इन प्रोविजन हमारे पास आ रहा है 13,000। तो इसमें से 13,800 लेस कर दे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 24,000। ये आपके पास इसका करेक्ट आंसर है। आपने अपने रिसीवेबल्स में से बैड डेट लेस करने हैं, जैसे उसने लिखा इट वाज डिसाइडेड टू राइट ऑफ, तो आपने ये लेस करने हैं। और जस्ट रिसीवेबल्स में से आप लोगों ने प्रोविजन चार्ज करनी है, तो प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस आपके ओपनिंग से कम है, तो आपके बैड डेट में से उसने लेस हो जाना है, तो आपके पास एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट होगा 24,200। और आप लोग बेटा अपनी बुक में से इसके सॉल्यूशन को डी जाके टिक कर दो। आपकी बुक में इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा गलत किया हुआ है कि उन्होंने 400,000 के ऊपर प्रोविजन चार्ज की, तो वो आया आपके पास 40,000, तो डिक्रीज है 10,000 का, तो उसने 28,000 एक्सपेंस चार्ज किया हुआ है। 28,000 नहीं आएगा, तो आपने पहले बैड डेट इसमें से लेस करने हैं और फिर प्रोविजन का के चार्ज करनी है। क्वेश्चन नंबर 45, entities allowance for receivable is rupees 38,000, which is 5% of the receivables at that date। 23 में रिसीवेबल्स का टोटल हमारे पास ये है, ये वाले हमारे बैड डेट हो गए। अलाउंस रखना है 5%। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या अमाउंट हमारे पास जाएगी 868,500 में से 28,500 लेस करें तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 840,000 का 5%, 42,000। ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना था 38। इंक्रीज इन प्रोविजन 4,000। 4,000 ऐड हो जाएगा आपके इस बैड डेट एक्सपेंस के साथ, तो आपका बैलेंस बन जाएगा 32,500। इसको भी ठीक कर लो। ओके, पीछे आंसर क्या है बी, तो इसको भी ठीक कर लो। और अगर आप लोग देखें तो ये क्वेश्चन हम लोग इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, और उस टाइम पे हमारा आंसर 32,500 ही था, जबकि सेम वही क्वेश्चन जब इधर आया तो उसने आंसर को चेंज कर दिया। तो आपने उसके कॉन्सेप्ट के मुताबिक नहीं चलना, आपने सेम अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करना है, और यही लॉजिकल है हमारे पास। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 46, Saima creates the allowance for doubtful debts according to the length of the time the debt has been outstanding. Aging analysis. At 31st May 2021, the analysis of the account receivable balance and the associated allowances was। अब ये उसने आपको अमाउंट बता दी, क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है? कहते हैं 1 जून आपके पास जो ओपनिंग अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स है वो 5,600 है। what adjustment should be made to the doubtful debt allowance? अब क्या करना है, इसमें से हमने क्लोजिंग फाइंड करना है, या मल्टीप्लाई किया 4%, 16900 इज इक्वल टू 6 7 50% of 8750 4 3 7 5, इन दोनों को ऐड करें 5 ये अब देखिए हमारे पास हमारी ओपनिंग रिसीवेबल्स हैं 5,600, क्लोजिंग अलाउंस रिसीवेबल नहीं बेसिकली अलाउंस, ओपनिंग अलाउंस 5,600, क्लोजिंग अलाउंस 5,051, डिक्रीज इन अलाउंस कितनी अमाउंट से 5, तो हम लोग डी को जाके टिक करते हैं, और डिक्रीज ऑफ रुपीज 549। 47 क्वेश्चन नंबर देखें, कैसा मुल्तान सुल्तान रिसीवेबल लेजर अकाउंट शो द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर इज रुपीज दिस बिफोर मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब हम लोग इनको एडजस्ट करेंगे, विश इज टू राइट ऑफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज दिस, तो आप लोगों ने इसमें से 8,900 लेस कर देना है।
और साथ में हमने बताना क्या है इसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 8900 आ जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं एमएस आल्सो विशेस टू मेक अ स्पेसिफिक अलाउंस फॉर लाहौर कलंदर 1350 एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड 750। अब आपको ये नहीं बताया कि कितने परसेंट, तो हमने 100% लेना। तो क्लोजिंग प्रोविजन के लिए स्पेसिफिक में आपके पास मौजूद है लाहौर कलंदर एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड बैलेंस, लाहौर कलंदर 1350 एंड 100% अमाउंट के साथ 1350 एंड, अब ये आपके रिसीवेबल्स में एडजस्ट नहीं होने। विश इज टू मेंटेन जर्नल अलाउंस 3% ऑफ द ईयर एंड रिसीवेबल्स, और ओपनिंग बैलेंस है आपके पास अलाउंस का 56। अब आप यहां पर देखें आपके एडजस्टेड रिसीवेबल 58,200 लेस 8,900 इज 49,300। इसमें से लेस कर दें ये दोनों अमाउंट 47,200 और इनका 3% चार्ज करें 16,14,16 इनको ऐड कर दें 35। अब यहां पर देखिए ओपनिंग था 5650, क्लोजिंग है 3516, डिक्रीज इन प्रोविजन चेक करें कितना है 21, और 8900 के बैड डेट में से ये लेस हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एक्सपेंस क्या चार्ज करें 6766। सबको क्लियर? नेक्स्ट, in the statement of financial position at 31st December 2015, Karachi Kings reported net receivables of rupees 12,000, 2016 made sales on credit rupees this। अब देखिए ये 2015 का था, जबकि आगे जो हमें बात कर रहे हैं 2016 की, तो ये आपके पास ओपनिंग रिसीवेबल्स हैं। ओपनिंग, अब आपने अपने पास रिसीवेबल्स का एक अकाउंट बना लेना था ताकि हमें क्लोजिंग रिसीवेबल्स का पता चल सके। 12,000, इसमें आपके पास जो क्रेडिट सेल्स है 125,000। उसके बाद कहते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर 115,500। 31st December 2016 के विशेष टू राइट ऑफ रुपीज 7,100, ये आपका एक्सपेंस चला जाएगा 7,100 एंड कहते हैं इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बाय 950 to 2,100। व्हाट इज द नेट रिसीवेबल फिगर एट 31st December? तो उसके लिए बेटा आपके पास पहले क्लोजिंग बैलेंस का पता होना चाहिए। तो यहां से देखिए अगर, तो आपके पास बैलेंस कैरी डाउन क्या आ जाएगा 1,4, क्लोजिंग रिसीवेबल 1,4,400। और इसमें से देखें ये आपने रिसीवेबल्स का अकाउंट बनाया, आपके ये ग्रॉस रिसीवेबल्स हैं, उन ग्रॉस रिसीवेबल्स में से क्लोजिंग प्रोविजन लेस कर देनी है। तो उसने कहा कि देखिए इसकी बात सुने, कहता है विशेस टू राइट ऑफ डेट्स ऑफ रुपीज 7,100, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बाय रुपीज 950 टू रुपीज 2,100। तो अब आपके पास क्लोजिंग अलाउंस की वैल्यू क्या है, तो आपने इसमें से 2,100 लेस कर दें, तो आपके पास देखिए एडजस्टेड रिसीवेबल्स कितने आ जाएंगे, नेट रिसीवेबल्स, तो ये आपने जाके टिक कर देना है। लेकिन अगर मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूं कि आप एक्सपेंस के तौर पर कितनी अमाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करेंगे, तो आप मुझे कितना आंसर करेंगे? शाबाश, जल्दी से बताएं, जरा कैलकुलेट करें। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितनी अमाउंट लेकर जाएंगे? उसमें ये बात क्लियर है कि ये बैड डेट जाएंगे। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई डाउटफुल डेट से अगेंस्ट इसमें कितनी अमाउंट आनी है, उसने आके इसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। तो अगर मैं यहां पर आपको प्रोविजन का अकाउंट बनाकर दूं, तो यहां पर ये बात क्लियर है कि इधर 2100 आएगा बैलेंस कैरी डाउन।
अब जो इसमें सबसे बड़ी मुश्किल थी वो ये बात थी कि आप लोगों ने जो ब्रॉड डाउन बैलेंस यहाँ पे कंसीडर किया वो 950 किया, और बस यही आपने गलती कर। ये 950 का इंक्रीज है, 950 ओपनिंग नहीं है। अब अगर उसकी स्टेटमेंट को गौर से देखो, कहता है इंक्रीज द अलाउंस फॉर रिसीवेबल्स बाय ₹950, और वो इंक्रीज के बाद बन गया 2100, तो ओपनिंग 950 नहीं था। अब आप जहां पर देखें इसकी कैलकुलेशन, तो 2100 लेस 950, तो जो ओपनिंग था 1150 था। और ये फ्यूचर के लिए अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। अब आपकी देखें तो आपके पास यहां पर आएगा बैड डेट का पार्ट बनेगा 950, जो कि आप लोगों ने 1150 किया हुआ था। तो इसमें ऐड करना है आपने 950, और आपके पास टोटल आ जाएगा 8050। प्रॉफिट और लॉस काउंट को हम लोग ये अमाउंट जाके चार्ज करेंगे। आई होप कि अब ये बात आपको समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 49। In the year ending 30th September 2018, Quetta Gladiators had sales of rupees 7 million. Year-end receivables amounting to 5% of the annual sales. तो 7 मिलियन का 5% आपके पास बन जाएगा 350,000. Quetta Gladiators wishes to maintain an allowance for receivables at 4% receivables, and as a result discovered that the allowance is 20% higher than at the previous year end. During the year, irrecoverable debts amounting to rupees 3,200 were written off, and bad debts amounting to rupees 450 and previously written off were recovered. What are the bad debt expense for the year? जल्दी से कैलकुलेट करो, क्या अमाउंट आती है आपके पास। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करो, आंसर फाइंड करें। आपके पास रिसीवेबल्स का बैलेंस आ गया 350। अच्छा, उसके बाद आपने इसके ऊपर प्रोविजन चार्ज कर देनी है 4% की। अच्छा, आपने इस अमाउंट के ऊपर जाके 4% प्रोविजन चार्ज करनी है। बैड डेट इसमें से एडजस्ट नहीं करनी, आप लोगों ने ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं। अब जहां पर देखिए आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी। अच्छा, फिर उसने आपसे 14,000। अच्छा, फिर उसने आपसे ये कहा कि ये जो 14,000 है ना, ये 20% हायर है। तो आपने ये देख रहा है कि इसका ओपनिंग क्या होगा, 14,000 डिवाइडेड बाय 120 एंड 14,000 डिवाइडेड बाय 120। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो ओपनिंग आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय 20 करेंगे तो जो इंक्रीज है वो ही आ जाएगा। तो इंक्रीज आ रहा है हमारे पास। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये इंक्रीज आपके बैड डेट्स में ऐड हो जाएगा, और बैड डेट्स कितनी है आप लोगों के पास, 3,200 में इंक्रीज ऐड हो गया, और जो आपने रिकवर किया 450 वो लेस हो गए, तो आपके एक्सपेंस बन जाएंगे 5083। क्वेश्चन नंबर 50। Bishop Zalmi started the year and total receivables of rupees 87,000 and an allowance for receivables rupees 2,500. During the year, two specific debts were written off. One for rupees 800 and the other for rupees, मतलब प्रीवियस ईयर के हमारे पास स्पेसिफिक रिसीवेबल्स थे जो कि इस साल आकर बैड डेट हो गए। तो हमारे टोटल बैड डेट कितने हो गए, 800 प्लस 550 is equal to 1350. A debt of rupees 350 that had been written off as irrecoverable previously paid during the year, तो लेस कर देंगे 350 इसमें से, ये हमें इस बैड डेट में से एक्सपेंस को कम कर देंगे, रिकवर हो चुके हैं। At the year end, total receivable 90,000, the allowance for receivable is 2,300.
ओपनिंग अलाउंस कितना था, क्लोजिंग लेस कर देंगे 200, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या अमाउंट चार्ज करेंगे। और इसी के साथ बेटा हमारे बैट एंड डाउटफुल डेट से रेलेवेंट सेल्फ टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।